Good afternoon, student. We are all here gathered for the evaluation or discussion upon the paper which is held today on 15th of December 2024. जो लॉ का पेपर आज हुआ है उसके डिस्कशन और इवैल्यूएशन के लिए अपन यहाँ पर आए हैं. जैसा कि पेपर का एक ओवरव्यू दिया जाए तो पेपर अपने आप में एक एवरेज था, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू सॉल्व पेपर है. काफ़ी सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के मॉड्यूल के पीछे से ही दिए हुए हैं. जो अपने स्टूडेंट्स हैं वीएसआई के 5-5, 6-6 बार वो एमसीक्यू को रिपीट कर चुके हैं, तो देखते ही वो मतलब टिक करने वाले क्वेश्चंस थे. आई एम वेरी हैप्पी कि पेपर बहुत ही अच्छा था और अच्छा होपफुली सब लोगों ने कर लिया होगा. अभी अपन डिस्कशन करते हैं. तो पहला चैप्टर जो सोर्सेज ऑफ लॉ है उससे जो शुरू के 3-4 क्वेश्चंस हैं उसमें से अटेम्प्ट किए गए हैं. डिट्टो वही का वही एमसीक्यू के जो बैंक में पीछे दिए हुए हैं वो हैं. अपन के स्टूडेंट्स 5 से 6 बार उनको कवर अप कर चुके थे. आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि उनको ये कोई दिक्कत नहीं आई होगी. अभी देखते हैं पहला, द डिसीजन ऑफ एनी हाई कोर्ट शेल प्रिवेल ओवर. सबको पता है हाई कोर्ट का डिसीजन कहां तक प्रिवेल होता है. हाई कोर्ट का डिसीजन उसकी खुद की टेरिटरी तक प्रिवेल होता है, ना तो दूसरे हाई कोर्ट पर होता है और ना ही पूरे होल ऑफ इंडिया पर होता है. तो आंसर सामने ही है. हाई कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट के अधीनस्थ जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन सब पर एप्लीकेबल होगा. ना तो यूनियन टेरिटरीज पर होगा, ना ही बाकी के हाई कोर्ट्स पर होगा, और पूरे इंडिया पर तो एप्लीकेबल होने का सवाल ही नहीं है. वो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है. ठीक है, तो आंसर विल बी ए. डिट्टो आंसर अपना एमसीक्यू बैंक में से है. जो मॉड्यूल को मैंने आपको 4-4 बार कहा हुआ है, शुरू से मैं आपको एक ही बात कहती थी कि एमसीक्यू मॉड्यूल के जो एमसीक्यू हैं वो तो आपको ऐसे रट जाने चाहिए कि बिल्कुल देखते ही आप क्लिक कर दो. उनको 4 से 5 बार आंखों से आगे से निकाल देना और मॉड्यूल को 3 बार पढ़ना था. ये शुरू से गुरु मंत्र मैंने आपको दे रखा था और उसी पर आपका पेपर बिल्कुल खरा उतरा है. ठीक है. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी. आप अपन नहीं भी पढ़ा हुआ हो तो खुद ही समझ सकते हैं. हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है. क्वाजी का मतलब क्या होता है, आधा. जुडिशियल मतलब क्या होता है, लीगल. और बॉडी मतलब होता है सत्ता या कोई अथॉरिटी. अब क्वाजी का मतलब जुडिशियल नहीं है लेकिन आधा सा जुडिशियल है. आधा जुडिशियल मतलब अब जुडिशियल बॉडी कौन कौन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब तो हमारे जुडिशियल बॉडी हैं. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियरी सिस्टम बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए हैं, जो वो सब तो ये हैं. जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ, उसमें कौन कौन था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. लेकिन ये अलग से फोरम्स बन गए. ये फोरम क्या है, कंज्यूमर फोरम. लाइक कंज्यूमर फोरम क्या है, एनसीएलटी. कंज्यूमर फोरम क्या है, अपने आप में कंज्यूमर फोरम उपभोक्ता का मंच है जहां वो अपनी शिकायतें ले जा सकता है. तो ये अपने आप में जुडिशियल बॉडी तो नहीं है लेकिन क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक सत्ता है. ठीक है, द आंसर विल बी डी. ठीक है, इसका आंसर डी हो गया, इसका आंसर आपका ए हो गया. आगे चलेंगे. फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक लॉ. सबको पता है पार्लियामेंट में बहुमत से, मेजोरिटी से अप्रूवल होकर वोटिंग करने के बाद लॉ बनता है. तो फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक लॉ. लॉ बनाना पार्लियामेंट का डिसीजन है. फोर्थ है, ये डिट्टो आंसर्स है बेटा, डायरेक्ट मॉड्यूल से आंसर आए हुए हैं, बिल्कुल थ्रो किए हुए हैं क्वेश्चंस. आपको बिल्कुल पास करने का पूरा जुगाड़ करके बहुत ही इजी पेपर आपके सामने आया है. अ बिल बिकम्स एन एक्ट एंड एसेंट ऑफ. बिल एक्ट कब बन जाता है. बिल तो एक जस्ट प्रस्तुतिकरण है, एक प्रेजेंटेशन है, एक प्रपोजल है कि क्या ऐसा कानून बना लिया जाए. और फिर जब उस बिल को एक पूरे लॉन्ग प्रोसीजर से होके, कौन कौन सा प्रोसीजर बताया मैंने, ड्राफ्टिंग होती है, फिर उसकी प्रूफिंग होती है, फिर क्रिटिक्स कमेंट के लिए ऑफिशियल गजट पे डालते हैं, उसके बाद दोनों असेंबलीज में अप्रूव होता है और कहीं जाके वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिलने के बाद एक एक्ट बनता है. तो बिल एक्ट कब बनता है, जब उसको प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाती है. द आंसर विल बी सी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल के बाद बिल एक एक्ट बन जाता है. फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज अ प्राइवेट बिल. ये भी डिट्टो मॉड्यूल में से ही आपका आया है, उसके एमसीक्यू बैंक में से क्वेश्चन आया है कि जो बिल एक मिनिस्टर के अलावा एक नॉर्मल मेंबर जो होता है वो प्रस्तुत करता है, वो प्रेजेंट करता है, तो उसको बोला जाता है प्राइवेट बिल. पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल, दो तरह के बिल हमने पढ़ा है, नए मॉड्यूल में भी थे ये. प्राइवेट बिल जो है वो कौन सा होता है, जो एक मेंबर प्रेजेंट करता है, मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं करता है. एज इट इज रटने वाले क्वेश्चंस थे जो ये तुमको पढ़ाया हुआ था, इसमें कोई एग्जाम्पल, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. इन नॉर्मल कोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड विथ. कॉन्ट्रैक्ट का एंड कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है, ऑफर से, और कभी कभी इन्विटेशन टू ऑफर से.
ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, फिर उसके बाद एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होता है? जब उसका परफॉर्मेंस हो जाता है। आपने एडमिशन लिया, मैंने क्लासेस चालू करी, आपने फीस पे करी, मैंने पढ़ाना चालू करा, एट द एंड ऑफ द हमारा जो बैच था वो खत्म हो गया और परफॉर्मेंस होने से हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया। परफॉर्म कर दिया, मैंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी, आपने फीस चुकाकर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी, तो दोनों पार्ट ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, परफॉर्मेंस हो गया और कॉन्ट्रैक्ट का एंड हो गया। ठीक है, द आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वन एग्जिस्टिंग कंपनी एंड वन डिसॉल्व कंपनी। डिसॉल्व कंपनी क्या होती है? डिसॉल्व कंपनी एक मृत कंपनी है जिसको कानून की भाषा में डिसॉल्व कंपनी कहा जाता है, जिसको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करके डिसॉल्व किया गया है, वाइंडिंग अप का प्रोसीजर फॉलो करके, पूरे उसके खातों को, उसकी किताबों को, उसके ढांचे को पूरा डिब्बा बंद कंपनी करके, उसकी लीगल एंटिटी का कंसेप्ट जो होता है, कंपनी की एक जो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है लीगल एंटिटी, वो आर्टिफिशियल पर्सन वो अब नहीं रही। तो अगर आप किसी डिसॉल्व्ड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वॉइड होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए देयर मस्ट बी टू पार्टीज और बोथ शुड बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए। डिसॉल्व कंपनी तो कैपेबल होती ही नहीं है, इसलिए उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 8, माइनर्स लायबिलिटी क्या होगी जब वो एक पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है? मतलब अगर आपने किसी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर बैठे हो या माइनर ने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वहां पर माइनर की लायबिलिटी क्या होगी? सबको पता है माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। माइनर की कोई भी चीज माइनर को लायबल हेल्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि बताया हुआ है माइनर इज द लविंग चाइल्ड ऑफ कोर्ट। माइनर तो कानून का लाडला पुत्र है, ये स्टेटमेंट भी आया हुआ है पहले, है ना। माइनर की लायबिलिटी कुछ भी नहीं होगी जब तक वो माइनर है। माइनर पर्सनली लायबल भी नहीं होगा, माइनर की प्रॉपर्टी भी लायबल नहीं होगी बेटा, वो उसके एक्सेप्शन में है नेसेसिटी वाले पॉइंट के लिए। इसलिए यहां पर जो आंसर आएगा वो ए आएगा कि माइनर लायबल नहीं होगा। क्वेश्चन 9 जो आ रहा है आपका, यहां आते हैं हम वापस से। कॉन्ट्रैक्ट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इज, कॉन्ट्रैक्ट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं ये कहती हूं मैं अगले साल तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। अरे जब करोगे तब कर देख लेना, अभी से क्या कह रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अभी से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेना अपने आप में, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। द आंसर विल बी बी। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, you have got a job offer to be posted at the Mumbai. You write back in intimating that you can join provided you are posted at Kolkata. This amounts to simple. This is a matter of counter offer. आपको एक जॉब ऑफर अपॉर्चुनिटी मिली कि मुंबई में आपकी पोस्टिंग है, आप कह रहे हो नहीं भाई मैं तो कोलकाता में ज्वाइन करूंगा, तो ये क्या है? आपने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। ये मॉडिफिकेशन नहीं है, मॉडिफिकेशन तो वो वहीं से करेगा, ऑफर करेगा। आपको कोई ऑफर की गई और आपने कहा कि नहीं ऑफर मैं ये नहीं ले रहा, मुझे तो कोलकाता में पोस्टिंग चाहिए, इसका मतलब इट इज अ डायरेक्ट रिजेक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑफर। अब आप वहां से एक सेकंड ऑफर उसको फोर्स कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आपका काउंटर ऑफर है वो। तुमने पहले वाले ऑफर का तो रिजेक्शन कर दिया ना आपने, तो इट इज दिस अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑफर। पढ़ा हुआ है अपन ने, एग्रीमेंट विथ अ पर्सन हु इज लुनेटिक इज, कोई शून्य बुद्धि शून्य व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है बेटा? वॉइड होता है। वॉइड अब इनिशियो होता है, प्रारंभ से ही शून्य होता है, व्यर्थ होता है, लेकिन यहाँ वॉइड अब इनिशियो नहीं है, तो मोस्ट नियरली एप्रोप्रिएट आंसर विल बी वॉइड। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, इन केस ऑफ मर्जर ऑफ ए लिमिटेड विद बी लिमिटेड, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पेंडिंग विद ए लिमिटेड विल बी continues to be valid and to be executed by बी लिमिटेड। दो कंपनियों का मर्जर हो रहा है, राजस्थान बैंक और आईसीआईसीआई बैंक एक हो गई, तो राजस्थान बैंक के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अब कौन एग्जीक्यूट करेगा? आईसीआईसीआई बैंक करेगा। बस सीधी सी बात है, दो कंपनियों का मर्जर होगा तो पुरानी वाली कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड रहेंगे और नई वाली कंपनी उसको एज इट इज एग्जीक्यूट करेगी। द आंसर विल बी ए। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। इंडिपेंडेंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? आप अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करती रहती हूं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं है, है ना। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस। तो आंसर क्या है? बोथ पार्टीज शैल परफॉर्म देयर पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर।
मुझे इतना काम इतने टाइम में करना है, आपको इतने पैसे इतने टाइम में देने हैं। हम दोनों के पैसे देने या मेरे काम करने से इन दोनों में कोई इंटर रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस है। तो क्वेश्चन का 13 का आंसर जाएगा सी। अभी अपन 14 की तरफ आएंगे बेटा। When both parties more or less have equal rights and liabilities in a contract, it is called, जब दोनों पार्टीज की अपने में समान उत्तरदायित्व और अधिकार दायित्व सब होते हैं तो उसे बोलते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों तरफ का आंसर विल बी ए, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। सारे क्वेश्चंस आपके आईसीएमआई के मॉड्यूल में से है, कुछ क्वेश्चंस नए वाले में से भी आए हैं। होपफुली, मुझे तो मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है कि बच्चों को मैं ये 4-4, 5-5 बार काफी बार रटा चुकी हूं मेरे बच्चों को, तो ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा वो करके आए होंगे। 15 है, अ जॉब एप्लीकेशन बाय अ पर्सन इज, जॉब एप्लीकेशन, एक पर्सन कह रहा है मुझे नौकरी करनी है, जॉब एप्लीकेशन दे रहा है, तो वो क्या है, ऑफर है ना। जब एडवर्टीजमेंट निकलता है जॉब का तो वो तो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। जब आपने अप्लाई किया कि मुझे जॉब करनी है तो वो क्या हो गया, जॉब ऑफर। जॉब के लिए अप्लाई किया तो अपने आप में आपने क्या किया, ऑफर फॉर डूइंग द जॉब, जॉब को करने के लिए आपने ऑफर किया। और जब सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, है ना, एक्सेप्ट कर लेगी, तो वो क्या होगी, अपने आप में वो एक्सेप्टेंस बन जाएगी, तो मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो एक जॉब एप्लीकेशन जो पर्सन के द्वारा दी गई वो क्या है, ऑफरिंग फॉर डूइंग द जॉब, वो अपना ऑफर है एक जॉब को करने के लिए। द आंसर विल बी बी, ठीक है। 16, अब सी से कंफ्यूज मत होना उसमें, क्योंकि इन्विटेशन टू स्टार्ट द जॉब वहां से इन्विटेशन आएगा, जब कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला होगा ना, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर था। कैंडिडेट ने जब कहा तो वो एक ऑफर है जॉब को करने के लिए। आप 16 क्वेश्चन देखेंगे। जो अंडरस्टैंडिंग टू और मोर पर्सन नॉट एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है उनके लिए अंडरस्टैंडिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट की, वो है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे लगते हैं पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। 17, अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट परफॉर्म्ड बाय द परफॉर्मर डिनोट्स, जब एक कॉन्ट्रैक्ट किसी परफॉर्मर के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता तो हम क्या कहते हैं कि इसने ब्रीच कर दिया। इसने क्या कर दिया, ब्रीच। इसको बोलते हैं उल्लंघन कर देना या अनुबंध भंग कर देना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो बी आ जाएगा। 18, अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, सबको याद है, जिनको मैंने समझा रखा है वो अच्छे से याद होगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं कंसिडरेशन के बिना भी। किस किस केस में, जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं, माता ने अपने बेटे को, है ना, या फिर एक मदर ने अपने सन को कोई गिफ्ट में प्रॉपर्टी दे दी, तो क्या सन से कंसिडरेशन लेगी, क्या नहीं लेगी। तो गिफ्ट के केस में बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। और एक इसका एक्सेप्शन था, एक एजेंसी, इसके कंसिडरेशन के बिना वाले नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एक्सेप्शंस थे, उसमें कंप्लीटेड गिफ्ट्स और आपका एजेंसी दोनों था। तो आंसर विल बी डी, बोथ बी एंड सी, ठीक है, डी आंसर होगा 18 का। 9th में चल रहे हैं अपन। अ कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी वॉइड इफ इट इज नॉट अगेंस्ट लॉ और पब्लिक पॉलिसी। एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, वैलिड हो जाएगा अगर वो अगेंस्ट नहीं होगा, किसके, लॉ के और पब्लिक पॉलिसी के। पढ़ चुके हैं अपन, कॉन्ट्रैक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में पॉइंट है ये। 20, वेजरिंग एग्रीमेंट इंडिया में कैसे हैं, सबको पता है वेजरिंग एग्रीमेंट इंडिया में कैसे हैं, वॉइड तो है बट इलीगल नहीं है, लेकिन दो जगह इलीगल है, गुजरात और महाराष्ट्र में, वो एक्सेप्शन है ना। वेजरिंग एग्रीमेंट नॉर्मल कोर्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू वॉइड है बट इलीगल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, अ सेल बिटवीन सेलर एंड बायर व्हिच रिक्वायर्स गुड्स टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद इन द कंट्री विल अमाउंट टू, कंट्री के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर गुड्स को इधर उधर भेजना इंटर स्टेट सेल कहलाती है। सबको पता है इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है स्टेट के अंदर अंदर घूमना। जयपुर से चोमू, उदयपुर, कोटा चल रहे हैं तो इंट्रा है। जयपुर से हम मुंबई चले गए तो महाराष्ट्र चले गए, यानी कि हमने स्टेट चेंज कर लिया, लेकिन हमारी कंट्री एक ही है तो इंटर स्टेट सेल करेंगे, ठीक है। कंट्री भी चेंज कर लेंगे तो इंटरनेशनल हो जाएगी। 22, एग्रीमेंट ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल। सिंपल केक का एग्जांपल आपको दिया हुआ है। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है, मैंने एक केक बुक कराया। एग्रीमेंट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, मैं केक को खरीद के तुरंत ले आया। तो कौन सी चीज पहले होगी, बुकिंग पहले होगी ना, तो एग्रीमेंट टू सेल पहले होगा
और एग्रीमेंट ऑफ सेल बाद में होगा। तो अगर सेंटेंस को पूरा बनाया जाए तो एग्रीमेंट ऑफ सेल सक्सीड्स एग्रीमेंट टू सेल, उसके बाद आएगा ना वो, ठीक है। तो 22 का आंसर बी हो जाएगा। 23 डिलीवरी ऑफ कार्स, ये तो हमको बहुत रटा हुआ है। डिलीवरी ऑफ कार्स, कार की चाबियां जो हम किसी को देते हैं तो वो क्या होती है, सिंबलिक डिलीवरी होती है, सांकेतिक सुपुर्दगी होती है, ठीक है। 23 के बाद हम आते हैं 24 में। डिलीवरी बाय द सेलर कैन बी, कैसी हो सकती है, सेलर के द्वारा, तीनों हो सकती है, एक्चुअल भी, सिंबलिक भी, कंस्ट्रक्टिव भी, तीनों डिलीवरी हो सकती है। तो एनी ऑफ द अबाउट, डी आंसर है। एकदम बहुत ही सीधा साधा पेपर है, भोला भाला सा, बहुत ही इजी पेपर है ये, एवरेज या बिलो एवरेज ही कह दो आप इसको। सेल इज नॉट कंप्लीट अनलेस द पोजेशन एंड इज ट्रांसफर्ड। सेल क्या क्या ट्रांसफर होता है सेल में, पोजेशन भी जाएगा और ओनरशिप भी जाएगी। तो सेल कंप्लीट नहीं होती है जब तक कि पोजेशन और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी तभी सेल कंप्लीट होगी। इसके बाद आ रही हूं मैं 26 पे। When a buyer's goods are sold based on sample, the goods shall conform to, जब बायर के गुड्स सोल्ड होंगे सैंपल से तो गुड्स कैसे होने चाहिए, जब मैंने सैंपल मैंने बताया आपको एग्जांपल समझाया हुआ है, सैंपल के अकॉर्डिंग गुड्स की सेल की गई है, तो सैंपल के अकॉर्डिंग गुड्स की सेल की गई है तो इसका मतलब गुड्स कैसे होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू सैंपल ही होने चाहिए। तो सैंपल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अब 27 एक क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये आया था, मॉड्यूल में भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, वहां भी क्वेश्चंस में आंसर में बच्चों को थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी आती थी, काफी बार पूछा, क्योंकि चारों ही ऑप्शन इसमें रिजेंबलिंग लगते हैं, चारों ही ऑप्शन अपने आंसर में आते हैं। कावे टेम्पटर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, कब कब नहीं होता, पेटेंट के नाम पर, सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, इन केस ऑफ सेल अंडर अ ट्रेड नेम और वेयर द बायर रिलाइज ऑन द स्किल एंड जजमेंट। चारों ही आपके एक्सेप्शन में आते हैं। सेक्शन 16 ऑफ सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 16 में इंप्लाइड कंडीशंस के अंदर बताया हुआ है कि ये चारों चीजें होंगी तो फिर जो बायर है वो बिवेयर नहीं रह पाएगा। ये चारों ही उसमें दे रखे हैं, इज नॉट एप्लीकेबल में चारों है बेटा, है ना। लेकिन क्या है, इसमें या तो होना चाहिए था एनी ऑफ द अबव, एक पॉइंट हटाकर, तब तो वो आंसर हो जाता। अब हम करेंगे क्या, हम ब्लाइंडली स्ट्रिक्टली हमारे मॉड्यूल को फॉलो करेंगे, और क्योंकि बेयर एक्ट के अंदर भी सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड वाला पॉइंट वहां पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमको उसी को ही फॉलो करते हुए, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द बेयर एक्ट, हमको बेयर एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, और वहां सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड वाला पॉइंट नहीं है, तो वी हैव टू फॉलो बेयर एक्ट एज वेल एज आवर मॉड्यूल विच इज ICMI मॉड्यूल। तो उसमें भी आंसर जो दिया हुआ है सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड दिया है, तो वो ही अपन को यहाँ फॉलो करते हुए आंसर को बी करना है। जहां तक पॉसिबिलिटी है, चारों ही एक है, तो हो सकता है मे बी इंस्टीट्यूट कैन गिव बोनस मार्किंग इन दिस क्वेश्चन। अगर नहीं मिलती है तो जो आंसर विल बी जो मॉड्यूल ने फॉलो किया है, सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। 28 मैं आपको शुरू से बता के चलती थी कि मॉड्यूल को आपको अगर कोई किसी क्वेश्चन में आंसर में दिक्कत है तो आपको मॉड्यूल में किसी कारण से ही वो ऐसा दिया हुआ होगा, तो मॉड्यूल को आपको फॉलो करना होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कॉपी चेक करते वक्त मॉड्यूल के आंसर्स को ही फॉलो करता है। द फ्रेज नहीं मोडरेट कोड नॉन हैबिट मींस नो वन कैन गिव समथिंग विच ही डज नॉट पॉसेस। कोई भी अपने से अच्छा टाइटल आगे नहीं दे सकता। नेमोडेड कोड नॉन हैबिट लेटिन फ्रेज है, इसका इंग्लिश मीनिंग था नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल मोर देन ही हिमसेल्फ हैज। इसी का अपना जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में है वो ये है, कोई पर्सन वो नहीं दे सकता जो उसके पास है ही नहीं, ठीक है। 29 सेलर अनपेड सेलर के कौन कौन से राइट्स हैं, चारों ही राइट हैं। वो लीन यूज कर सकता है, गुड्स को स्टॉपेज कर सकता है, रीसेल भी कर सकता है, ऑल ऑफ द अबाव उसके राइट्स हैं। 30 एनी स्टिपुलेशन एसेंशियल टू मेन पर्पस इन सेल कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड, क्या कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि ऐसी स्टिपुलेशन, ऐसा कुछ अटैचमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट से इस तरह चिपका हुआ होता है कि इसके पूरा ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में रहेगा ही नहीं, तो वो जो एसेंशियल एलिमेंट होता है वो कंडीशन कहलाता है, ठीक है। 31 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया, 1881 में आया था। एक्ट का नाम ही है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बी इसका आंसर है 31 का। 32 सबको पता है, नॉर्मल कोर्स में अपन काम करते हैं, बैंक कब कब पेमेंट देने से मना कर सकता है। बैंक कब मना कर सकता है, या तो आपके अकाउंट में भाई ठंडन है ही नहीं, बैलेंस ही नहीं है, आपके ड्रॉअर के सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, हाँ ये भी हो सकता है,
स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन आपको बैंक के होल्डर से, अकाउंट होल्डर से मिल गए हैं, मतलब वहां से उसने कह दिया कि भाई ये चेक आए ना, इसका पेमेंट मत करना। तो जब स्टॉप पेमेंट का ट्रांजैक्शन इंस्ट्रक्शन वहां से आ गया तो फिर बैंक रिफ्यूज कर देगा पेमेंट के लिए, इसलिए द आंसर विल बी डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी होगा। 33, इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन अ बिल गोज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे आर कॉल्ड होल्डर्स। जब नेगोशिएशन के प्रोसेस में बिल एक जगह से दूसरी तरफ जाता है तो वो लोग क्या कहलाते हैं, इसके होल्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। और जब नेगोशिएशन का मतलब क्या हो गया मैं ट्रांसफर नहीं बोल रही हूं, नेगोशिएशन बोल रही हूं, इसका मतलब क्या हो गया, ड्यू कोर्स में सब कुछ होके, जैसे एंड्रोजमेंट हुआ, ट्रांसफर हुआ, एंड्रोजी बना, एंड्रोजर बना, तो इसका आंसर जो आएगा डी आएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। इसके बाद 34 पर वापस जाएंगे। In case of check, the drawee is in case of check, क्वेश्चन नंबर 34 जो आपका आ रहा है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से ही है। इन केस ऑफ चेक द ड्रॉई इज, कौन होता है ड्रॉई, चेक के टाइम पर ड्रॉअर होता है जो अकाउंट होल्डर होता है, और बैंक के नाम चेक लिखा जाता है, तो ड्रॉई कौन होता है, बैंक होता है चेक के केस में। 35, माइनर ने अगर कोई चेक या इंस्ट्रूमेंट लिख दिया तो कौन लाइबल होगा, माइनर के अलावा सब लाइबल होंगे। क्या होगा, ऑल द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट द माइनर विल बी लाइबल। माइनर को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, ही इज द लविंग चाइल्ड ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का लविंग चाइल्ड है, इसलिए माइनर के अलावा सारी पार्टीज उस इंस्ट्रूमेंट की जो है वो लाइबल हो जाएंगी। द आंसर विल बी ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। 36, सबको रट रट के काफी बार बताया हुआ था कि एनआई एक्ट के अंदर जब भी डिसऑनर ऑफ चेक हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो उस केस में पेनल प्रोविजंस किसके ऊपर, जो बंदे ने चेक को गलत चेक इशू किया, अकाउंट में पेमेंट ना होते हुए भी चेक इशू कर दिया, तो वो क्या होगा, सेक्शन 138 में इसके लिए पेनल्टीज और प्रोविजंस, पनिशमेंट्स वगैरह डिस्क्राइब किए हुए हैं। 37, इन केस ऑफ चेक एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई इज, चेक के केस में एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है क्या, ड्रॉई के लिए नहीं, मैंने तो चेक लिख दिया और वो एक्सेप्ट करना जरूरी है या नहीं है। 37 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, नॉट रिक्वायर्ड। 38, इफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल आफ्टर साइट, एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। बिल ऑफ एक्सचेंज जो आफ्टर साइट होता है उसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत पहले होती है। जब आपने बिल ऑफ दिया, आई हेयर बाय कमांड, डिमांड, I hereby order Mr. A to pay 10,000 rupees to me on or that further date, तो B को एक्सेप्ट तो करने दो भाई, आप तो लिख के भेज रहे हो कि मैं ऑर्डर करता हूं कि मुझे इस निर्दिष्ट तिथि को ये इतना भुगतान करे, तो उस बंदे को ये एक्सेप्ट तो करने दो, तो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। 38 का आंसर है अपना ए। 39, प्रोमिसरी नोट में डेट की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती। 39 में लिखा है नॉट रिक्वायर्ड। प्रोमिसरी, मैं कह रही हूं आई हियर बाय प्रॉमिस दैट आई विल पे खुशबू 10,000 रुपीज ऑन दिस फर्दर डेट, तो जब मैं आज प्रॉमिस कर रही हूं तो इसमें आपको डेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उस दिन उसका पेमेंट हो जाएगा। 40, documents which are not specifically mentioned as negotiable instrument under the act but are transferable as the custom of trade are called quasi negotiable instrument। ठीक है, क्या बोला मैंने इसके लिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं बेटा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, लेकिन व्यापार के सामान्य रीति रिवाज के तहत वो मार्केट में घूम रहे हैं, जैसे हुंडीज है, बैंक ड्राफ्ट्स हैं, मनी ऑर्डर्स हैं, पैसे का लेन देन करते हैं ना, लेकिन इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने कहीं पर भी प्लेस नहीं दिया है। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने 3 ही इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड किया है। सेक्शन 3 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है वो बताता है कि 3 ही तरह के इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक, बीआर एंड पीएल, प्रोमिसरी नोट, बिल्स रिसीवेबल एंड चेक। बाकी हुंडीज हैं जो गांवों में साहूकार ब्याज के लिए पैसा उधार देते हैं, वो सब इंस्ट्रूमेंट अपने आप में क्वाजी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। फिर से क्वाजी का मतलब आधा होता है, जो दिखता है पर वो होता नहीं है, वो क्वाजी है। ठीक है, आंसर विल बी ए। 41, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायल प्रेजेंटेशन। ट्रायल का प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि एक ट्रायल हो रही है, सिर्फ हम मतलब एक प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, प्रेजेंटेशन बिफोर क्लाइंट्स फॉर बिजनेस, प्रेजेंटेशन बिफोर टीचर्स फॉर प्रैक्टिस, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रायल प्रेजेंटेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल जिसमें बोला नहीं गया है,
फेशियल एक्सप्रेशन नॉन वर्बल है, आई कांटेक्ट मैं आपको मना कर रही हूं, आंखों से इशारा कर रही हूं, ये भी क्या है, नॉन वर्बल है, जेस्चर, हाव भाव, भाव भंगिमा, ऑल ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन नॉन वर्बल। तो आंसर विल बी डी फॉर 42 क्वेश्चन नंबर 43। आपको सबको पता है 7 C's में ये सभी आते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव जो डी है वो 7 C's के अंदर आएगा। क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, ये सब जो है उसमें आते हैं। 44 पे आ रही हूं मैं, द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव फॉर क्वेश्चन नंबर 43। 44 हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यहां से यहां, यहां से यहां, ऊपर नीचे नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो क्या होगा, सेम लेवल के मैनेजर्स के लिए तो होगा, सेम लेवल के एम्प्लॉइज के लिए तो होगा, तो आंसर क्या होगा, पहला ए होगा, एम्प्लॉइज ऑफ द सेम स्टेटस। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन हैज नो इंटरेक्शन फ्रॉम ऑडियंस। इसमें ऑडियंस की कोई कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती। डिबेट में तो होती है, एक मैं बोलूंगी दो आप बोलोगे, डिस्कशन में भी होती है, एक मैं बोलूंगी एक आप बोलोगे, डेलिब्रेशन भी होती है, मैं कहूंगी और आपको करना है, लेकिन स्पीच में नहीं होती भाई। स्पीच में डायरेक्ट थ्रो में भाषण होता है, सामने वाले की बात नहीं सुनी जाती, तो क्या होगा, नो इंटरेक्शन, ऑडियंस को कोई इंटरेक्शन नहीं होता, किसमें, स्पीच में। क्वेश्चन नंबर 50 से 46, आंसर विल बी ए फॉर 45। 46 अ कम्युनिकेशन शैल बी कंसीडर्ड एज कंप्लीट। कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाती है जब लिसनर संतुष्ट हो जाते हैं। बीइंग अ टीचर, एज अ टीचर मेरी बात तुम तक कम्युनिकेट तब मानी जाएगी जब तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हो मेरे आंसर से, तो वो लिसनर सेटिस्फाइड होने चाहिए। 47 कम्युनिकेशन बिटवीन लॉयर एंड द क्लाइंट। क्लाइंट और लॉयर के बीच में किया गया वार्तालाप या उनके बीच में किया गया संप्रेषण या कम्युनिकेशन कैसा होता है, इंटरनल यानी कि गोपनीय, अपने आप में आंतरिक होता है, कॉन्फिडेंशियल गुप्त होता है, और प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल मतलब अपने केस से रिलेटेड वो बातें करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनल, कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोफेशनल होता है। ठीक है। 48 नाउअडेज मास कम्युनिकेशन इज थ्रू। अब देखिए सारी चीजें आपको ऐसी लगेंगी कि मास कम्युनिकेशन में है, प्रिंट मीडिया में भी है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में भी है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में भी है, लेकिन नाउअडेज वर्ड को अपन अगर पकड़ के चलते हैं तो ये सीधा साधा इशारा डी की तरफ कर रहा है। या तो क्वेश्चन में नॉट होता, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, मे बी इसके लिए भी आपको बोनस मार्किंग मिले, बट अगर अपन सामने सीधा देखते हैं तो सीधा इशारा डिजिटल मोड की तरफ आ रहा है। इसका मतलब नाउअडेज मास कम्युनिकेशन इज थ्रू, इज नॉट थ्रू होता ना, तब तो अपन इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन वगैरह कर सकते थे भी, है ना, लेकिन मास कम्युनिकेशन का मतलब यहां पर है आजकल किससे हो रहा है, ब्लॉग से, रील से, मास कम्युनिकेशन डिजिटल मीडिया से, मीडिया और जितने भी रील्स वगैरह बन रही है इससे जबरदस्त अपना कम्युनिकेशन हो रहा है। तो मास कम्युनिकेशन आजकल सबसे ज्यादा किससे होता है, डिजिटल मोड से, तो आंसर विल बी डी। 49 आंसर के ऊपर आती हूं मैं। प्रॉपर ग्रामर कम्स अंडर विच सी ऑफ कम्युनिकेशन। ग्रामर का संबंध बेटा करेक्टनेस से है। करेक्टनेस मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से है, प्रपोजिशन से है, कंजक्शन से है, इंटरजेक्शन से है। जब भी हम कम्युनिकेशन में ग्रामर को यूज करते हैं तो हम कम्युनिकेशन के कौन से वाले सी को छेड़ रहे होते हैं, करेक्टनेस को, कोहेरेंस को नहीं, कंप्लीटनेस को नहीं, कर्शियस को नहीं, हम सिर्फ करेक्टनेस को छू रहे होते हैं। कि करेक्टनेस का सी जो है वो कहता है कि जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करो, वेदर इट कैन बी ओरल, रिटन, कैसा भी कम्युनिकेशन हो सकता है, उसमें आपका सिंटेक्स, ग्रामर और जो भी व्याकरण है वो शुद्ध होना चाहिए, एकदम करेक्ट यूज करना चाहिए। तो ये 7 C's ऑफ आपकी कम्युनिकेशन जो है उसमें करेक्टनेस जो आता है वो कहता है कि ग्रामर को ढंग से यूज करा जाए। ठीक है। बट एंड में आपका 50 क्वेश्चन जो आता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन शुड बी, कैसा होना चाहिए, फॉर्मल यानी औपचारिक संप्रेषण जो हमारा ऑफिस में होता है, घर जैसे नहीं कि इधर बैठ गए उधर बैठ गए, कुछ भी खा रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, सबसे एप्रोप्रिएट डी आ रहा है, ऐसा होना चाहिए फॉर्मल कम्युनिकेशन कि कुछ भी जो दिया गया हो वो रिकॉर्डेबल हो। लाइक अभी मैं आपके आंसर की इशू कर रही हूं तो सर इन अ रिकॉर्डेबल नेचर, इसका मतलब ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है हमारा और आपका। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, रिकॉर्डेबल नेचर में, फ्यूचर रेफरेंस के लिए होना चाहिए, उसको बाद में उसको निकाल के कहीं से गेट इनटू हो सके, उसको रीड कर सके, तो फॉर्मल होगा। इनफॉर्मल में तो होता ही है, नॉर्मली हम कॉल पर बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी बच्चों को मुझ पर कॉल आएंगे तो मैं बताऊंगी उनको, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन विच इज रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है। पेपर अच्छा था
और शायद हो सकता है कि मेरे बच्चों ने अच्छा पढ़ा हुआ है, इसलिए आई एम वेरी मच ग्लैड कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। शाम को पता चलेगा, पेपर एवरेज कहा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर फिर मैं एक बार आपको सारा बता देती हूँ कि कौन कौन सा किस किस का है। 1 का ए, सेकंड का डी, थर्ड का सी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का सी, 6 का डी, 7B, 8A, 9B, 10th A, 11B, 12th A, 13C, 14th A, 15B, 16A, 17B, 18D, 19C, 20B, 21A, 22B, 23A, 24D, 25B, 26A, 27B, 28B, 29D, 30B, 31, 32D, 33D, 34C, 35A, 36, 37B, 38A, 39A, 40A, 41D, 42D, 43D, 44, 45A, 46B, 47D, 48 का मैंने आपको बता ही दिया, फोर्थ वाला डिजिटल मीडिया, 49B एंड 50 का जी। सारे आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, बाय।